हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न फन क्लास 12th पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने एक स्पेशल सीरीज भी स्टार्ट करी है जिसमें है कि हम 7 डेज का प्लान करके चलते हैं और देखते हैं कि आने वाले 7 दिनों पर हम कैसे अपनी पढ़ाई को बैक टू ट्रैक पर ला सकते हैं। क्योंकि 11th क्लास कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो वापस से ट्रैक पर नहीं आ पाई है, जबकि ऑल्दो 12th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11th के मुकाबले, बट स्टिल एक चीज होती है कि हमारा 11th क्लास में थोड़ा सा पढ़ाई से हम खुद ही अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं और 12th में आकर के एकदम से पढ़ाई पे जंप नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैंने कहा कि भाई एक वीक का प्लान बनाते हैं, तुम लोग साथ के साथ एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का या मैथ्स का हो या फिर बायो का, एक एक चैप्टर कंप्लीट करो और बढ़िया तरीके से करो। तो वो आई होप आप लोगों ने स्टार्ट किया है, फॉलो भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो यार करो, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं एक एक बच्चे का अब ट्रैक चेक करूं कि वो किस तरीके से हमारे साथ ग्रो कर रहा है ना। क्योंकि लेक्चर्स तो हम दे देते हैं, यहां पर लेक्चर्स आ जाते हैं, कुछ लाइव सेशंस हो जाते हैं, बट स्टिल एक प्रॉब्लम आती है कि पता नहीं चलता कि कौन बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज को ट्रैक करना है तो बेटर ट्रैक हम तभी कर सकते हैं जब आप लोग पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और हमें कंटिन्यूअसली अपने लेक्चर्स में हर जगह पर फीडबैक देंगे। तो आज ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगला लेक्चर डिटर्मिनेंट का आएगा, तो ये डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना, कैसे हम उसको इवेल्युएट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो एक एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट का, उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं अगर उस ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस गिवन है। तो ये दो टॉपिक है जो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेक्चर का ये है कि जितने क्वेश्चन मैं आज की इस क्लास में करवाऊंगा वो एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है, उनके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक ऐसा रूल छुपा है जो तुम्हें आगे पर, अगर तुम सीयूईटी देने की सोच रहे हो, जेईई मेंस देने की जा रहे हो, तो वो सारे फंडे तुम्हें वहां पर काम में आएंगे कि भाई कैसे हम पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। बिना कुछ डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करे आप कैलकुलेट कर सकते हो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है। ये सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक है हमारे यहां पर जो अपन पढ़ने वाले, तो एक नजर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बच्चों ऑर्डर 1, 2 और 3 ऑर्डर के जो मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना सीखेंगे, कैसे उसके डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करते हैं। ऑर्डर 1 तो खैर कुछ भी नहीं है, वो जो नंबर है उसी को हम उसका डिटरमिनेंट बोल देते हैं, लेकिन ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 आपके सिलेबस में जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। और यह भी बताऊंगा कि हमें क्या देखना चाहिए जब भी हम डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें, हर किसी भी क्वेश्चन में हमें किन लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इजीली कम कैलकुलेशन में डिटरमिनेंट को फाइंड कर सकें, वो भी देखेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में होंगे और नेक्स्ट लेक्चर में माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ये 3 टॉपिक आपके नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी परेशान मत होइएगा। अगर लेक्चर 1 आज आ रहा है तो बहुत जल्द ही लेक्चर नंबर 2 भी आपके लिए दूंगा, क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्रैक पर रह करके कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, और जब कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तब यार रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अदरवाइज क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनेगी नहीं तो रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आ रहा। तो एक बार कंसिस्टेंट होते हैं फिर देखते हैं कि हम कैसे क्या फोड़ सकते हैं, उस चीज पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। उसके अलावा यहां पर बच्चों नीचे पर आप देख सकते हैं एक पट्टी चल रही है। जो भी बच्चे हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि सर मुझे रेगुलर क्लासेस आपकी ज्वाइन करनी है, तो अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप बोल सकते हो उनसे कि अक्षर सर के बैच में एडमिशन लेना है, तो वो आपको एडमिशन दिला देंगे फटाफट से, तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें, ऑर्डर 1 के डिटरमिनेंट को हम कुछ खास यहां पर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट मतलब कि मान लो एक नंबर आपके पास सिर्फ 1 लिखा है या कोई नंबर आपके पास 2 लिखा है, तो इसका डिटरमिनेंट आपके पास यही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट हमको एज इट इज वही नंबर मिल जाता है। इंपॉर्टेंट यहां पर ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, तो पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों जैसे कि मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स आपका
स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोली जाती है जब उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर हो, ठीक है। तो जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड एक नंबर होता है और वो नंबर हमारा डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ऑर्डर 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है जिसको आप देख सकते हैं A11, A12, A21, A22। इसका मतलब क्या हुआ, A11 और A12 ये पहली रो को रिप्रेजेंट करता है और A21, A22 ये दूसरी रो है, ठीक है। ये हमारा पहला कॉलम है, हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझिएगा, कभी भी आपके पास लिखा हुआ है यहां पर A11 तो इसका मतलब है पहला जो 1 है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो दूसरा 1 है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब A11 कैसा एलिमेंट है, A11 मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट को मैट्रिक्स में कहां पर लाई करता है, कहां पर वो है, वो लोकेट हम इसके नेम की वजह से कर पाते हैं। मान लो यहां पर आपके पास A23 है तो यहां पर 2 इसकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को बिलोंग करता है। और अगर मैंने यहां पर लिख दिया A32 तो मतलब कि 3 यहां पर आपका रो है और 2 यहां पर आपका कॉलम है। तो ये जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट होगा ये थर्ड रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें डिटेल्स में एक्सप्लेन करी हैं। अगर आपने मैट्रिक्स वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, 2 लेक्चर आए हैं उसके, तो दोनों लेक्चर फटाफट से देख लो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर आ चुके हैं, उसको भी देख लेना। उसके क्वेश्चंस भी लाइव भी मैंने प्रैक्टिस करवाए थे। रिलेशन फंक्शन के लेक्चर्स हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं। कल मेरी उनसे बात भी हो रही थी तो उन्होंने कुछ अपने फीडबैक बताएंगे, सर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम आपको आने वाले लेक्चर्स में ना मिले और प्रीवियस लेक्चर की प्रॉब्लम को भी मैं पूरी तरीके से आपकी दूर करूंगा। चलिए, अब हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22। तो अब हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, ये जो एलिमेंट A11 है और A22 है इनका आपस में प्रोडक्ट होगा। तो इनका आपस में प्रोडक्ट बन के क्या आएगा बच्चों, A11 इंटू में आपके पास A22। उसके बाद ध्यान समझिएगा, ये हमारा क्या हुआ, पहले इनका प्रोडक्ट हुआ, उसके बाद माइनस में A21 इंटू में A12, A21 इंटू में आपके पास A12। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल करके आएगा। इसको हम क्या बुलाएंगे बच्चों, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट बुलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। बहुत इजी चैप्टर है ये, बहुत इजीली आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो 3, 2, 1, 5। तो 3, 2, 1, 5 का अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले मैं क्या करूंगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 3 5 जो आपके पास 15 हो गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो यहां से माइनस में 2, तो 15 माइनस 2 आपके पास 13 आ गया। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल करके यहां से आ गई। किस मैट्रिक्स की, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको 13 मिलेगी। ये मत समझिएगा कि डिटरमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस सिंबल को मॉडुलस के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं कि सर ये तो मॉडुलस का सिंबल होता है तो मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है। नहीं बेटा, ये मॉडुलस नहीं है, यहां पर ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, डिटरमिनेंट जीरो भी हो सकता है। चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये एक्चुअल में ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा, एक तो बोल सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करनी होती है। ठीक है, वो ट्रिक आपको हेल्प करती है बेटर तरीके से चीजों को समझने में कि कैसे हम कम कैलकुलेशन में ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करें। तो यहां पर हम ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर हम चाहें तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है बच्चों, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा चीजों को किस तरीके से करना है। ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है और ये आपके पास बच्चों R3 है, R1, R2 एंड R3। ठीक है, और ये हमारे पास आपका C1 है, ये आपके पास यहां पर C2 है और ये आपके पास यहां पर C3 है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब देखो करते कैसे हैं। इसको करने का तरीका है,
सबसे पहले अगर आप रो 1 के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट इवेल्युएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, रो 1 के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू R1 लिखूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में इसको इवेल्युएट करूं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर R1 रो हमारे पास क्या है बच्चों, ये नोट करिएगा, ये हमारे पास R1 रो है। पहले मैं आपको मेन लॉजिक समझाता हूं, फिर ट्रिक भी बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमने लिखना है पहले यहां पर क्या आपका A11, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें A11, लेकिन ऐसे लिखेंगे -1 की पावर, ये जो 1 1 है इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 बन गया। अब इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को अगर हम छोड़ दें, इस पूरी रो को और इस पूरे कॉलम को छोड़ दें तो ये छोटा सा डिटरमिनेंट बन जाता है। इसको हम यहां पर लिखेंगे जैसे कि आपका A22, उसके बाद A23, उसके बाद A32 और उसके बाद A33, ये बन गया, ठीक है। उसके बाद प्लस में अगला एलिमेंट लेंगे A12, ठीक है। अगर रो 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रो 1 का पहला एलिमेंट और उसके पहला एलिमेंट यहां पर A11 लिखा जाएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट लिखेंगे और -1 की पावर 1 + 1, तो 1 + 1 करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा। अब देखना दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो क्या बनेगा, -1 की पावर 1 2 अगर ले रहे हैं तो यहां पर 1 + 2 लिखेंगे, इनटू में आपके पास A12 लिखेंगे, यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है। और उसके बाद इस पूरी जिस रो में ये एलिमेंट लाई करता है उस पूरी रो को डिलीट करो, जिस रो में जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता उस कॉलम को डिलीट करो। ध्यान समझना, जिस रो में ये एलिमेंट आपका लाई करता उस पूरी रो को डिलीट करो, जिस कॉलम में ये लाई करता उस पूरे कॉलम को डिलीट करो। तो बचता क्या है, A21, A31, A23, A33, तो ये बन जाएगा आपके पास A21, उसके बाद यहां पर A31 और यहां पर A23 और उसके बाद A33, ये हमारे पास ये बन गया। फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट बच रहा है बच्चों A13, तो यहां पर फिर से आएगा -1 की पावर 1 प्लस में आपके पास 3। अब इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा और इसको मैं बेटर लिख देता हूं क्योंकि ये स्पेस की कमी यहां पर पड़ रही है, ठीक है। मैं इसको पूरा सा बड़े से लिख देता हूं। देखो मैं एक बार फिर से बड़े से लिख देता हूं ताकि स्पेस की कमी नहीं पड़े। तो ये बनेगा -1 की पावर A11 और ये 1 + 1 और इसको हम इसका मिरर बोलते हैं, तो आपके पास A22 आ गया, ठीक है। ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, जिसका एलिमेंट है वो पूरी रो डिलीट कर दो, उस कॉलम को डिलीट कर दो। तो A22, A32 और यहां पर A23 और नीचे पर A33, ये बन गया। उसके बाद प्लस में -1 की पावर 1 + 2 इंटू में आपके पास A12 और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये पूरी रो डिलीट करो, ठीक है, और जिसमें ये एलिमेंट है उस पूरे कॉलम को डिलीट करो। तो A21 और ये बन गया आपके पास A31 और यहां पर A23 और ये बन गया आपके पास A33। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में प्लस में A13 लेना है तो -1 की पावर 1 + 3 हो गया, इंटू में A13 लिया। अब देखना इस पूरी रो को डिलीट किया और इस पूरे कॉलम को डिलीट किया, तो A21, A31 बचा यहां पर और A22, A32 बचा, यानी कि A22 और यहां पर A32 बचा। तो इस तरीके से ये रो 1 के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल करके आएगी। किसके रिस्पेक्ट में आएगी बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू R1, यानी कि रो 1 के रिस्पेक्ट में ये निकल करके आएगा। अब सेम चीज आप किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। मान लो अगर मैं ये चीज आपका विद रिस्पेक्ट टू R2 करता हूं, यानी कि रो 2 के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो देखना रो 2 कौन सी है, ये वाली A21, A22, A23। शुरुआत कैसे होगी बच्चों, देखिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A हम लिखेंगे, अगर आपने A21 लिया तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू में आपके पास A21, उसके बाद ये पूरी रो डिलीट करो जिसमें ये एलिमेंट लाई करता है, ये पूरी रो डिलीट करो और जिसमें एलिमेंट लाई करता है पूरा कॉलम डिलीट करो। तो अगर ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट तो बचेगा A12, A32, A12, A32 और A13, A33, A13 और A33, ये बन गया। उसके बाद बच्चों अगेन प्लस में -1
A22 है तो ये क्या बन जाएगा, -1 की पावर 2 + 2। अगेन देखना, अब अगर मैं इस एलिमेंट को लेकर के चल रहा हूं, सेकेंड एलिमेंट, तो ये पूरी कॉलम डिलीट करो और ये पूरा रो डिलीट करो, तो कितना बनेगा, A11 A31 A11 A31, उसके बाद A13 A33 A13 और A33। इसके बाद बच्चों प्लस में -1 की पावर, अगर मैं 2 3 वाले एलिमेंट को लेकर के चल रहा हूं तो 2 + 3 हो जाएगा आपके पास, और A23 हो गया। अब अगर इस एलिमेंट को लेकर के चल रहा हूं तो ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट और ये पूरी की पूरी रो डिलीट, तो A11 A31 आएगा, यहां पर A11 A31 आएगा, और उसके बाद A12 A32 आएगा, A12 और A32। तो इस तरीके से रो 2 के रिस्पेक्ट में हम आपका डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रूल है, बार बार आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि 2 + 1 2 + 2 2 + 3 इसको करने का, तो एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि जब भी हम किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर रहे हैं, नोट करिएगा, किसी भी क्यूबिक मैट्रिक्स, क्यूब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इवेल्युएट कर रहे हैं, तो जो साइन है वो ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो यहां माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस, और ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रो 1 में पहले पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस प्लस है। रो 2 में अगर आप देखोगे तो 2 + 1 पहले नेगेटिव आएगा, फिर उसके बाद 2 + 2 पॉजिटिव आएगा, 2 + 3 नेगेटिव आएगा, तो माइनस प्लस माइनस। रो 3 के केस में जब चलेंगे तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। रो कॉलम के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस, C2 के रिस्पेक्ट में माइनस प्लस माइनस, C3 के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस। तो ये सिंबल्स की एक टेक्निक्स है जिसके थ्रू तुम इजीली याद कर सकते हो कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में, किसी भी रो के रिस्पेक्ट में, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहां तक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, नहीं तो एक काम करते, एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते जिसकी हेल्प से तुम इजीली समझ जाओ। ठीक है, चलिए, तो मान लो बच्चे, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रहा हूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं, एलिमेंट है 1 2 1 2 3 1 3 2 1। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो इसका डिटरमिनेंट हम मान लो रो 1 के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, मान लो अगर मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करता हूं R1 के, जैसे कि मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा प्लस माइनस प्लस, तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो यहां से आपने लिया 1, और 1 का जो कोफैक्टर आपके पास क्या है बच्चों, 3 1 2 1, तो ये आपके पास आ गया 3 1 2 1। सेकेंड एलिमेंट ले रहे हैं तो यहां पर आपके पास माइनस में 2 आएगा। अब ये पूरी कॉलम डिलीट और ये पूरा रो डिलीट, तो 2 3 1 1 कितना आएगा, 2 3 1 1। उसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट लिया आपने प्लस का 1, तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 2 3 3 2 2 3 3 2। देखिए तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 3 × 1 2 × 1, तो 3 - 2, यहां से माइनस में 2, ये आ गया 2, और यहां से आ गया माइनस में 3, इधर से आया +1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 6, बहुत बढ़िया, सॉरी 3 3 जा 9 होता है, ओके, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये बन गया आपके पास 3 - 2 1 आ गया, 2 - 3 माइनस का 1, तो -1 - 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। 4 - 9 आपके पास क्या होता है, माइनस का 5, तो यहां से आपके पास माइनस में 5, तो ये बन गया 3 - 5 = माइनस में 2। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको माइनस में 2 निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और अगर आपको उसका डिटरमिनेंट इवेल्युएट करना है तो इस तरीके से आप उसके डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में, कंफर्म। चलिए अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। इस डिटरमिनेंट को तुम्हें इवेल्युएट करना है। ठीक है बच्चों, 1 2 4
-130,410। अब मैंने बताया कि हर एक क्वेश्चन जो भी मैं तुम्हें यहां पर डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक है कि ये क्वेश्चन इधर पे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से तुम्हें कुछ सिखाना है। तुम सीखो तब जाके तुम क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। इस डिटरमिनेंट में अगर हम देखें तो जब भी हमारे पास कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरो हो, हम उसी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना चाहिए। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है, कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है। समझ गए बच्चों? जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज होंगे, हम डिटरमिनेंट उसी रो या उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करेंगे। क्लियर है? ये बार फंडा क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये डिटरमिनेंट क्या निकल करके आएगा? सबसे पहली नजर गई, अच्छा कॉलम 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है, तो क्या मैं इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में, सॉरी कॉलम 1 नहीं, कॉलम 3 है ना, ये हमारे पास C3 है, C1 C2 C3, कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में इसको इवैल्यूएट करें। ठीक है, तो अब ध्यान समझिएगा बच्चों, सिंबल कैसे काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि यहां पर होता है आपके पास प्लस माइनस प्लस, उसके बाद ये प्लस हो गया, ये माइनस, फिर ये आपके पास प्लस होता है ना। तो बस एक सिंबल याद रखो, उसके बाद नीचे की रो उसके अल्टरनेटिव में चलते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस, तो ये माइनस, फिर ये प्लस। तो समझ गए बच्चों? यहां से अगर मैं सबसे पहले आपका लेता हूं 4, ठीक है, अगर मैं 4 को लेता हूं कॉलम 3 का पहला एलिमेंट, तो ये पूरी रो जो आपकी है ये पूरी डिलीट हो जाएगी, पूरी रो डिलीट, ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं इस पूरी रो को गायब कर दूं और इस पूरे कॉलम को गायब कर दूं, तो जो दिख रहा है सिर्फ इतने वाले माइनर को आपको लेना है, यानी कि -1 3 4 और 1। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में सिंबल भले ही माइनस का आएगा, लेकिन यहां पर 0 है और इसके बाद भी 0 है, तो कुल मिलाकर के फिर 0 0 तो 0 0 खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो सिर्फ हमारे पास अगर हम देखें तो इतना ही बचता है, बाकी तो 0 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 ही बन जाएगा। तो बच्चों देखिए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 इंटू में -1 और 4 3 जा 12, तो माइनस में 12, तो कितना आ जाएगा, -12 -1 -13, -13 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस में 52। तो इसका आंसर आपके पास माइनस में 52 निकल करके आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 52। लेकिन ये कैलकुलेशन कितनी सिंपल हुई। उसके अपोजिट ये वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने कैलकुलेशन कितनी बड़ी करी, पूरा कुछ इवैल्यूएट किया। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कहीं पर थे ही नहीं कि भाई जीरो कहां पर है, कितने हैं, तो पूरा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। लेकिन यहां पर जब हमने देखा कि भाई इस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो हमने इसी के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर लिया, तो ये तो हमें निकल के आ गया, बाकी ये 0 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही बचेगा। तो इसका आंसर हमको माइनस में 52 निकल करके आएगा। क्या आएगा, माइनस में 52। तो ये इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, हम उसी रो या उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करें। क्लियर है? उसी रो या उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना होगा। यार जो भी चीज है एकदम क्लियर, बेफिक्र हो करके, तुम्हें कोई चीज समझ में आई कमेंट में लिखो, तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आई तो बेफिक्र होकर के खुल के लिखो। मुझे किसी भी बात का देखो बुरा नहीं लगता, मुझे ये मैटर करता है मेरे लिए क्या मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं। हो सकता है कि मेरी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम मुझे बताओ, ताकि मैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तुम्हारे लिए। ठीक है, ये मेरा एक पर्टिकुलर रूल है। मैं यहां पर ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझ में आए, नहीं समझ में आता तो नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं पढ़ाऊं तो समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं देखूं कि क्या दिक्कत आ रही हो, मैं वो चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम लोग लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके बताना कि तुम्हें चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, जो कि प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 0 साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। सबसे पहले तो मैं तुमसे एक बात पूछूंगा कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों बताइए ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है। अगर आप मैट्रिक्स आपने पढ़ी है, मैट्रिक्स का लेक्चर देखा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप की मैट्रिक्स है। बताइए किस टाइप की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को बोलते हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखेंगे जो गिवन मैट्रिक्स उसका निगेटिव हमें मिल जाएगा। तो जब ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, ठीक है, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो बच्चों हम ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, ये हमारा क्या बोला जाता है? इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। अब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इसका क्या फायदा है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फायदा क्या। लेकिन सबसे पहले मान लो तुम्हें डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम देखोगे कि भाई पहली रो में एक जीरो है, दूसरी रो में एक जीरो है, तीसरी रो में भी एक जीरो है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी पर्टिकुलर रो में नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, ठीक है, सब में इक्वल 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 जीरो है। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। चलिए तो मान लो मैं इसको रो वन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ट्रेडिशनली ज्यादातर सब लोग रो वन के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रो वन के रिस्पेक्ट में इसको इवेल्युएट करूं तो पहले आएगा आपके पास जीरो, और जीरो की जो को मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी? इस पूरी रो को डिलीट करो, इस पूरे कॉलम को डिलीट करो, तो जीरो साइन बीटा, जीरो साइन बीटा और माइनस में साइन बीटा, और यहां पर आपके पास जीरो। अब कुछ भी करोगे मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो ही आएगा, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। माइनस में आपके पास साइन अल्फा, ठीक है, प्लस सिंबल तो मालूम है ना बच्चों, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो अब दूसरी बार में माइनस का साइन यहां पर आएगा, साइन अल्फा। अब देखना ये रो डिलीट, बस ये कॉलम डिलीट कर दो। ये कॉलम डिलीट किया तो बचेगा माइनस में साइन अल्फा, माइनस में साइन अल्फा, यहां पर बचेगा आपके पास कॉस ऑफ अल्फा, यहां पर आपके पास साइन ऑफ बीटा, और यहां पर आपके पास जीरो। क्लियर है? उसके बाद आ जाइए माइनस में। अब देखना यहां पर सिंबल तो प्लस का है लेकिन एलिमेंट ही निगेटिव है, तो इसलिए ये माइनस में कॉस अल्फा आएगा। एलिमेंट खुद ही निगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना, लेकिन सिंबल तो प्लस का आता बट एलिमेंट खुद ही निगेटिव है, तो ये हमारा इस तरह से बना। अब ये पूरा का पूरा हमने कॉलम डिलीट किया तो माइनस साइन अल्फा जीरो आ गया, यहां पर माइनस में साइन अल्फा और ये जीरो, और कॉस अल्फा यहां पर आया, उसके बाद माइनस में साइन बीटा। बहुत बढ़िया। अब देखना ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, माइनस में साइन बीटा। अब देखना इसका इससे मल्टीप्लाई जीरो, इसका इससे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस में साइन बीटा इंटू में आपके पास कॉस अल्फा, यहां से माइनस में आपके पास कॉस अल्फा। अब देखना माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन बीटा, और ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा जीरो। तो बच्चों अब देखते हैं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा इंटू में आपके पास कॉस अल्फा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा आपके पास, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, यहां पर साइन अल्फा है ना बेटा, रुक जाना, इधर पे साइन अल्फा है, ठीक है, तो यहां पर आपका ऐसे बनेगा, रुक जाना, इधर पे साइन अल्फा था ना, रुक जाओ, तो ये बनेगा आपके पास साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन बीटा, ठीक है, इंटू में कॉस अल्फा, और यहां से माइनस में साइन अल्फा इंटू में आपके पास साइन बीटा इंटू में आपके पास कॉस अल्फा। अब आप देख सकते हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आएगा? जीरो।
तो इसका डिटरमिनेंट क्या है निकल करके बच्चों? 0। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट हमको क्या निकल करके आ गया? 0। तो बच्चों ये तो हमें पता चल गया कि भाई डिटरमिनेंट को वैल्यूट किया 0 आया, लेकिन एक लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या होती है बच्चों? लर्निंग ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ, या लिख सकता हूं यहां पर, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 0 होता है। आप कहोगे सर ये बात तो पहले ही बता देते, है ना, इतनी पूरी कैलकुलेशन क्यों करवाई? इसलिए करवाई ताकि तुम भी देख सको, फील कर सको, है ना, कि मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया, तो पहली बात, अगर मल्टीपल चॉइस में आया है तब तो तुम डायरेक्ट आंसर 0 लिख करके आओगे, तब तो तुम्हें 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन 2 मार्क का पूछ ले, तब क्या करोगे? तब क्या आंसर सीधे 0 लिखोगे? तब मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये चीज तुम्हें सीयूईटी या जेईई मेंस में हेल्प कर सकती है। याद रखना इस चीज को कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ये तुम्हें इस क्वेश्चन से एक लर्निंग मिली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको हाईलाइट करके कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए। ये एक डिटरमिनेंट का एक इक्वेशन है। क्या गिवन है बच्चों? इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट देन एक्स इज इक्वल टू, आपको बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू निकल करके आएगी। फटाफट से मुझे इसका आंसर जल्दी से 1 मिनट के अंदर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में सबके आंसर चाहिए। जल्दी 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 सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। इफ ये डिटरमिनेंट है x टू 18x और इक्वल टू 6 टू 18 6, तो आपको बताना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। ठीक है, हाँ जी, हो गया। 1 मिनट तो हो गए अब तो। चलो सॉल्व कर लिया होगा आई होप। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर 18 टू जा 36 माइनस में 36 इक्वल टू 6 6 जा 36 18 टू जा 36। बहुत ही बढ़िया। तो ये क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 36 है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या यही आंसर आ रहा है? पक्का? क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बी प्लस माइनस 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स की वैल्यू यहां पर प्लस माइनस ऑफ 6 निकल करके आएगी। क्लियर है? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ए। ये भी क्वेश्चन भी आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और रिजल्ट छुपा हुआ है जो आपको यहां पर बताना है। क्या है क्वेश्चन? कि इफ ए इक्वल टू ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। पहले तो आपको मुझे बताना है कि किस टाइप की मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स एक स्पेशल मैट्रिक्स है, ऐसी हल्की फुल्की मैट्रिक्स थोड़ी है, ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है बच्चों। तो पहले इस स्पेशल मैट्रिक्स का नाम बताइए कि इस स्पेशल मैट्रिक्स का नाम क्या है। इस स्पेशल मैट्रिक्स का नाम है, अगर आप ध्यान से देखिए तो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं और जो भी एलिमेंट है वो ऊपर की ओर है। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो, मतलब एटलीस्ट कुछ तो नॉन जीरो है, नीचे के सारे 0 है। इस मैट्रिक्स को हम आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज अवर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फटाफट से नोट कर लीजिए, ये कैसी मैट्रिक्स है बच्चों? ये हमारे पास अपर ट्रायंगल। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ऊपर की ओर पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की ओर पर एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे सारा 0। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हुई? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुई। ठीक है, अब इसकी भी एक कहानी है, लेकिन वो कहानी तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुमसे मैं बोलता हूं कि चलिए थोड़ा सा एक टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले कि तुम मान लो, पहले मैं तुमसे पूछता हूं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? सर इसका डिटरमिनेंट, अरे वाह बहुत ही आसान है। आप डिटरमिनेंट निकालोगे, कहोगे सर
कॉलम 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है, कॉलम 1 में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोज है, इसलिए मैं कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में इसको इवेल्युएट करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में? कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पकड़ा तुमने, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया। तो आपने क्या किया, कॉलम 1 आपका ये वाला है, ठीक है, इसको पकड़ा तो यहां पर 1 आया। अब 1 वाले कॉलम को डिलीट किया, 1 वाली रो को डिलीट किया, तो इसका माइनर क्या बचा हमारे पास, यानी कि सब मैट्रिक्स क्या बची, 1 2 0 4, 1 2 0 4, बस बाकी 0 0, तो 0 0 0 ही आ जाएगा। तो क्या बनेगा 1। अब इसका डिटरमिनेंट कितना बनेगा, 1 4 जा 4, 0 2 जा 2, तो ये 0 2 जा 0, तो ये हमारे पास आगे निकल करके 4। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको 4 निकल करके आया। लेकिन यहां पर एक ट्रिक है, एक ट्रिक क्या छुपी है, एक रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट छुपा है। वो रिजल्ट बच्चों ये है कि जब भी मैट्रिक्स आपकी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर कैसी भी है, अपर ट्रायंगुलर है तब भी, लोअर ट्रायंगुलर है तब भी, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपली उसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ नहीं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल, इसको हम क्या बुलाते हैं, ये जो हमारे पास डायगोनल होता है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ये इस क्लास का प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम डायरेक्ट निकालें तो 1 इंटू 1 इंटू 4, 1 इंटू 1 इंटू 4, 4 के बराबर आएगा। ये एक छोटी सी ट्रिक होगी तुम्हारे लिए, रिजल्ट हो गया कि कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। बिना रुके सीधे डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो एक तो पहली चीज तुम सीख गए, यहां पर एक रूल कि भाई ऐसी मैट्रिक्स जब भी आपके पास हो जो अपर ट्रायंगुलर हो तो उसका डिटरमिनेंट सीधे सीधे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का आपस में प्रोडक्ट कर देना है। क्लियर है? आई बात समझ में? पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें भी एक बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान समझिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ a। तो अब आप, अगर मैं यहां पर आपका देखूं तो राइट हैंड साइड RHS क्या आया, RHS यानी कि 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब कि 27 टाइम्स ये आपके पास 4 आया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 आया, 4 दूनी 8, 2 10, 108। क्लियर है? RHS तो हमारा 108 है। अब हम ये प्रूफ कर दें कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a क्या होगा। तो देखना, सबसे पहले अगर मुझे 3 टाइम्स ऑफ a कैलकुलेट करना है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो सबसे पहला रूल आपको मालूम है कि हर एक एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट में। मतलब कि क्या बनेगा, 3 0 3, उसके बाद 0 3 6, उसके बाद 0 0 0 0 और 3 4 जा 12, यही बनेगा बच्चों। ये हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ a हो गया। और अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है 3a का, इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है कि ये तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो अभी मैंने डिस्कस रिजल्ट किया कि उसका जो डिटरमिनेंट होता है वो कुछ नहीं, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो मतलब 3 इंटू 3 इंटू में 12 कितना आ जाएगा, 3 3 9, 12 नहीं 108। बहुत सही। तो प्रूव नहीं हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। ये रिजल्ट तो हमने यहां से प्रूव कर दिया। लेकिन ये रिजल्ट तो आप प्रूव कर लेते, लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर आपका रूल आता है, रिजल्ट आता है। इन सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो होता है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, डिटर्मिनेंट ऑफ कुछ भी आपके पास लिखा हो, 3a हो 4a हो, या आप ऐसे भी लिख दो, जो भी आप चाहो। एक सेकेंड यहां पर, हाँ जी ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ 3a जो होगा हमारे पास वो 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। ठीक है, 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू में, एक सेकेंड यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, मिस हो रहा लगता, चलिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी वो तो गलत लिख दिया, हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही है मतलब सॉरी n माइनस 1 नहीं है, ये n है। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टू द पावर a, यानी कि अगर मैं देखूं डिटरमिनेंट ऑफ 3a 3 टू द पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है, जहां पर n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब कि आपके पास यहां पर कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन थी, आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 गिवन था। तो जब भी हमारे पास किसी भी n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a या कुछ भी हो, मान लो डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम्स ऑफ a जो होगा वो आपके पास k टू द पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, k टू द पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ k a, यहां पर k कोई भी स्केलर है, और इक्वल टू k टू द पावर n इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। ये रिजल्ट यहां पर बड़े काम का है, जिस पर बेस्ड आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह जो भी पेपर में आते हैं वो डायरेक्ट इस रूल की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए, के यहां पर कोई स्केलर हो गया, जैसे यहां पर 3 था तो यहां पर के मैंने ले लिया इन जनरल, के टू द पावर n, n यहां पर ऑर्डर हो गया, किसका ऑर्डर, जिस मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना है 3, तो n की प्लेस पर यहां पर 3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गया आपके पास 3 की पावर 3, है ना, है ना। तो यहां पर आपके पास हमने देखा कि 3 की पावर 3 बना 27 इंटू में ये आपके पास 4 यानी कि 108। क्लियर है, इस तरीके से हो गया बच्चों। आई बात समझ में, पक्का क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे बढ़ते, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक छोटा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि लेट सपोज ए आपके पास एक मैट्रिक्स है 250 10 एंड 2 और दूसरी एक मैट्रिक्स आपके पास बी है 50 40 2 एंड 3। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ प्रीवियस ईयर में और पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी जो होता है वो इनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऑल्दो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए और बी दोनों कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब उसके बराबर होगा, है ना। तो अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए और बी के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ए का डिटरमिनेंट देखूं तो कितना आएगा, 200 दूनी 400 माइनस में आपके पास 500 तो आ जाएगा माइनस का 100। बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा यहां पे 15 3 जा 5 15 150। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस में 80 कितना आएगा 70। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट ऑफ ए बी यहां पर कितना बनेगा, माइनस में 100 इंटू में आपके पास 70 यानी कि माइनस का 7000 कितना बनेगा, माइनस का 7000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी माइनस में 7000 इज द राइट आंसर। क्लियर, माइनस में 7000 इसका राइट आंसर होगा। पक्का क्लियर है। क्लियर, आगे चले।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट के टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है। ये क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो डिटर्मिनेंट 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसके थ्रू हम एरिया फाइंड करते हैं। क्लियर है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, जब भी हमें किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस गिवन हो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसका एरिया डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्लियर, तो अब बेसिकली अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एक दो क्वेश्चंस पे, तो हमें आ जाएगा समझ में कि किस तरीके से इसको क्वेश्चंस में हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव, आपको पता है कि एरिया तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक है, वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। जब एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो जो भी आएगा हमको डिटरमिनेंट, उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इफ एरिया इज गिवन, अगर हमें किसी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया तुम्हें दे रखा है, ठीक है, देन वी यूज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। तब वहां पर हम कैलकुलेट करने के लिए, किसी अननोन टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही वैल्यू डिटरमिनेंट की लेंगे। क्योंकि पॉजिटिव भी आता तब भी हम एरिया वही लिखते हैं, निगेटिव भी आता तब भी हम एरिया वही लिखते हैं। लेकिन अब किसी अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी है तो हम दो केस में सॉल्व करेंगे, एक बार डिटरमिनेंट को पॉजिटिव लेकर के और एक बार डिटरमिनेंट को निगेटिव लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अगर आपसे बोला जाए कि 3 पॉइंट गिवन है, इन पॉइंट का को कोलिनियर प्रूफ करिए, इन पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करिए, तो कुछ मत करो, उन 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। अगर वो ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है। मतलब ये सिंपल सा एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया इसी का कि अगर किसी ट्राइंगल के एरिया 0 आ जाए, इट मींस जो तीनों वर्टिसेस हैं उस ट्राइंगल की वो एक लाइन पर लाई करती हैं। किस पे लाई करती हैं, एक लाइन पर लाई करती हैं, और लाइन पर लाई करती, इस वजह से उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3,8 -4,2 एंड 5,1। ठीक है, तो मान लो बच्चों ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, और ये आपके पास x3 y3 है। ठीक है, तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 यानी कि 3 8, x2 y2 यानी कि -4 और 2, x3 y3 यानी कि आपके पास 5 और 1, और यहां से बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो कितना निकल करके आएगा बच्चों, देखिए अब आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर सकते हैं। आप चाहो तो, आपको लग रहा है कि 1 1 1 है तो इसके रिस्पेक्ट में कर लें, जो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वैसे ही ट्रेडिशनली मुझे जो पसंद है मैं रो 1 के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करता हूँ, बचपन से आदत बनी है R1 के रिस्पेक्ट में करने की, तो वही मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले 3 को लिया। अब देखना 3 के प्रोडक्ट में क्या आएगा आपके पास, 2 1 1 1। ठीक है, उसके बाद माइनस में 8 लिया, इसमें क्या आएगा -4 5 और 1 1 1 1। उसके बाद आपने प्लस का 1 लिया, तो यहाँ पर -4 5 और उसके बाद 2 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जो भी एरिया लेंगे उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, जो भी एरिया लेंगे उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसलिए मॉड लगा लिया। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 1/2। अब देखना ब्रैकेट में ये बना 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ऐसे लगाना। ये बना 2, माइनस में आपके पास 1, इधर से माइनस में आपके पास 8, -4 बना यहां से आपके पास, और
यहाँ से बना आपके पास माइनस में 5, फिर उसके बाद प्लस में 1, तो ये आपके पास माइनस में 4 बना, और उसके बाद 5 2 जा 10, माइनस में आपके पास 10 बना। ठीक है, चलो तो यहां से बच्चों क्या निकल करके आएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 ब्रैकेट क्लोज, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 आया, तो यहां पर बचा आपके पास 3, 5 और 4 9 हो गया, कितना माइनस का 9, माइनस का 9 8 जा 72, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 72, 10 + 4 14, लेकिन प्लस का कि माइनस का, माइनस का। बहुत ही बढ़िया, चलो तो ये आपके पास बन गया 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो 3 से माइनस हो गया तो आ गया माइनस में 11। ठीक है, 72 से 11 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आया, 7 में से 1 गया 61, तो ये आपके पास एक तरीके से सिंपली 61/2 स्क्वायर यूनिट निकल करके आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 61/2 स्क्वायर यूनिट हमको निकल करके आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट इज द राइट आंसर। क्लियर है, हो गया सिंपल। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि एरिया तो नेगेटिव ऐसा होता नहीं है, तो अभी के लिए हम 61/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल करके आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास 35 स्क्वायर यूनिट है विद वर्टिसेस 2, -6, 5, 4 एंड k, 4, तो हमें k की वैल्यू बतानी कि यहां पर k की क्या वैल्यू होगी। देखो सबसे पहले आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1/2, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और इसके अंदर पर आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इसके बराबर। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मान लो आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है, ये आपके पास x3 और ये आपके पास y3 है। ठीक है, तो x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया और y3 हो गया। ठीक है, यहां से बच्चों अगर हम देखें तो एरिया क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एरिया बेसिकली हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है बच्चों, 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया का 35 है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 35 और यहां पर 1/2 और अंदर पे x1 y1 यानी कि 2 - 6 2 - 6 1, 5 4 1 5 4 1, k 4 1, ये बन गया k, ये बन गया 4, ये बन गया 1। चलो ओके, तो बच्चों अब इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमारे पास आएगा 35 = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2। अंदर पे इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके से करेंगे। पहले तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करना है हमें, तो ठीक है। तो एक बार हम केस नंबर 1 के लिए, यानी कि केस नंबर 1 क्या लेंगे, जब मॉड हटाएंगे, ये जो बाहर वाला मॉड है इसको हटाएंगे, तो एक बार हमने प्लस का 35 लिया जो कि 1/2 और बराबर होगा 2 - 6 1, 5 4 1 और k 4 1 के बराबर। ठीक है, ये बना। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से ये बन गया आपके पास 70 = अब मैं अगर इसको इवेल्युएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू रो 1, मान लो रो 1 के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैंने इसको रो 1 के रिस्पेक्ट, मान लो रो 1 के रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट किया तो कितना आएगा। एक बार हमने लिया 2 को, थोड़ा सा रुकना, एक बार लिया हमने 2 को, तो 2 के साथ में माइनर क्या आएगा 4 1 4 1 4 1 4 1। ठीक है जी, चलिए अब सेकेंड में माइनस लेते हैं, लेकिन यहां पर पहले से -6 है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्या बनेगा आपके पास, ये पूरी रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट, 5k 1 1 5k 1 1। ठीक है, थोड़ी सी जगह शायद हमें कम पड़ रही है, बहुत ही बढ़िया। आगे पे देख लेते हैं। जगह कम पड़ जाती है तो बहुत दुख होता है, मुझे वापस से जा करके बैक करना पड़ता है। आ जाओ इधर पे कर लेता हूं।
तो 35 दूनी 70, तो ये आपके पास 70 यहां से बन गया, ठीक है। और इधर से आपके पास आ जाएगा ये बन गया हमारे पास 2, और इधर से 4141, ठीक है। उसके बाद माइनस है, लेकिन -6 यहां पर आया। उसके बाद ये बनेगा आपके पास, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, 5K11, 5K11। उसके बाद यहां से प्लस का 1 आएगा और यहां से बनेगा आपके पास 54K4, 54K4। बहुत बढ़िया। तो ये 70 इक्वल टू, देखना 2 मल्टीप्लाई होगा, ये 0 आ जाएगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, फिर ये बन जाएगा प्लस में 6, 5 1 जा 5, माइनस में 1, फिर बनेगा प्लस का 1, तो 5 4 जा 20, माइनस में आपके पास 4 टाइम्स ऑफ K बन गया, ठीक है। तो ये बन गया 70 इक्वल टू 0। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आएगा 4। तो 6 4 जा कितना बनेगा, 6 4 जा 24, तो 6 को 24, 24 आ गया यहां से। और यहां से प्लस में आपके पास 20, माइनस में आपके पास 4K, तो उसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 70 में से माइनस कर दो आप 24 20 यानी कि 44 इक्वल टू माइनस का 4K, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गए 6 आया, 7 में से 5 गए 2 आया, तो माइनस का 4K। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 26 बाई माइनस का 4 यानी कि 1 3, और यहां से आ गया आपके पास 2, माइनस में 13/2, ठीक है। यहां से माइनस में 13/2 आएगा, सही है। 20 20 40 44 सब्ट्रैक्ट हो गए यहाँ से, 10 में से 4 गए 6 आया, 7 में से 4 गए 3, एक और गए 2, 26 आ गया, ठीक है। क्लियर, माइनस में 13/2। लेकिन यहां पर ऑप्शन में तो एक K की वैल्यू ये गिवन नहीं है ना, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया। पांच में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4, 6 चौको 24, ठीक है, ओके। प्लस का 1, 5 4 जा 20, माइनस का 4 का, ठीक है। यहां पर कुछ चीज ऐसी है कि 2 - 6 5 4 K4 1 1 1, यहां तक सही है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। इधर से K की वैल्यू हमारे पास माइनस में 13/2 ऑप्शन में आ रही है यहां से, ओके। यहां से 2 को लिया आपने रो 1 के रिस्पेक्ट में, तो 4 1 4 1 माइनस 6 हुआ, फिर 1 हुआ, 5 4 4 1, ओके। एक सेकेंड, यहां पर छोटी सी गलती है। जब मैंने यहां पर 6 वाले को लिया तो 6 वाले के केस में इधर पे 5K आएगा ना, ओके ओके, यहां पर 5K आएगा। इधर पे छोटी सी गलती हमसे हो गई, एक छोटी सी यहाँ पर K आएगा, तभी मैं कहूँ कि ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन वहां पर मैच नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं, ठीक कर लो इसको। हाँ, तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब मैं इसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पर 5K11 आना चाहिए ना, 5K11, अब ठीक है। और उधर से करेंगे तो 5K44, 5K44, अब ठीक आ जाएगा। देखो तो फिर से कर लो एक बार, 2 ये 0 हो जाएगा आपके पास, ये बनेगा प्लस का 6, यहाँ से 5 माइनस में आपके पास K, और यहाँ से 5 4 जा 20, माइनस में आपके पास 4K, और ये आपके पास 70 है। तो 70 इक्वल्स टू 5 6 जा 30, माइनस में आपके पास 6K, फिर प्लस में आपके पास 20 और माइनस में आपके पास 4K। तो यहाँ से 70 30 प्लस 20 माइनस में इधर ले आओ, 30 भी 50, तो माइनस में 50 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 6K माइनस का 4K कितना आ जाएगा, माइनस का आपके पास 10 टाइम्स ऑफ K, तो ये बनेगा आपके पास 20 इक्वल टू माइनस में 10 टाइम्स ऑफ K। तो सॉल्व करके K की वैल्यू यहाँ से माइनस में 2 मिलेगी। तो एक तो K की वैल्यू आपके पास माइनस में 2 मिल गई, ठीक है। चलिए
एक के की वैल्यू आपके पास माइनस में 2 आई जब हमने पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया, यानी कि +35। अब दूसरे केस में यानी कि केस नंबर 2 को अगर हम लेकर के सॉल्व करूं -35 लेकर के, यानी कि केस नंबर 2 में हम यहां पर माइनस का 35 लेंगे, बाकी ये 1/2 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये पूरा डिटरमिनेंट तो सेम ही रहेगा। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहीं से आपका नोट कर लेते हैं, है ना। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपका, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आपकी है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपका सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये अगर मैं यहां से कर दूं तो आपका 1/2 और ये बन गया 30, ठीक है, -6k प्लस में आपके पास 20 माइनस में आपके पास 4k, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस में 70 इक्वल टू 30 20 50 बन गया आपके पास, और माइनस में आपके पास 10 टाइम्स ऑफ k। तो अब इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस में आपके पास 120 इक्वल टू माइनस में आपके पास 10 टाइम्स ऑफ k, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू 120/10 यानी कि आपके पास 12 आएगी। तो k की दूसरी वैल्यू आपके पास 12 आएगी, ठीक है। तो एक बार आपने पॉजिटिव लिया तो k की वैल्यू आपके पास माइनस में 2 आई, और एक बार जब निगेटिव लिया तो k की वैल्यू आपके पास 12 आई। तो ये दो पॉसिबल आंसर बनेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, 12 और -2। आई बात समझ में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 12 और -2 इसका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम दो केस लेकर के सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करते हैं और एक बार निगेटिव लेकर के, केस नंबर 2। क्योंकि अगर एरिया पॉजिटिव है तो मतलब वो डिटरमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू +35 भी हो सकती थी या -35 भी, तो दोनों के केस में सॉल्व करोगे तो k की अलग अलग वैल्यूज यहां पर मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और ये पहला लेक्चर था, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसके आगे के टॉपिक यानी कि माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिस पर बेस 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो जरूर से आप लोग नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा। ये वाला लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और नेक्स्ट लेक्चर आप कब चाहते हैं कि सर 2 दिन का 3 दिन का गैप दे दो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आना, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।